तो आज हम इम्पोर्टेंट सेक्शंस करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे वीडियोस जो है उसका कलेक्शन हो चुका है, बट स्पेस ना होने की वजह से मैं ये सारे वीडियोस को यूट्यूब में डाल दूँगा और फिर उसको शेयर कर देंगे। तो इसके वजह से जो है स्पेस भी व्हाट्सएप का और फ़ोन स्टोरेज का फुल नहीं होगा, एंड जो है हम यूट्यूब के द्वारा उस वीडियोस को आराम से देख भी पाएंगे। तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट सेक्शंस से। बीएनएस के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है उससे शुरुआत करेंगे। तो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट सेक्शंस आता है, मतलब कि जेएमएफसी एग्ज़ाम्स के अंदर जिनको पूछा जाता है, तो उनमें से सबसे पहला सेक्शंस या फिर कह सकते हैं कि सेक्शंस जो है वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मतलब ह्यूमन बॉडी जो है उसके अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस होते हैं उसको लेकर जो ऑफेंसेस होते हैं उन्हें सबसे पहले जेएमएफसी के अंदर और बाकी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है। सेक्शन नंबर 101 हमें बताता है मर्डर के बारे में। 302 आईपीसी हम जानते हैं, ठीक है, वही सेक्शन है। उसके अंदर थोड़े बहुत से कुछ चेंजेस जो है, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किए हैं, सेक्शन नंबर जो है वो चेंज कर दिया गया है। 101 हमें बताता है पनिशमेंट ऑफ मर्डर के बारे में, मतलब कि मर्डर क्या है। इसके अंदर 2 पॉइंट्स हमें जानते हैं कि आईपीसी के अंदर भी 2 पॉइंट्स हमें दिए गए थे, इसी तरीके से इसके अंदर भी हमें दो पॉइंट्स कि भाई मर्डर वो है कि जिसको हम कहते हैं कि वो तरीके का कल्पेबल होमिसाइड है जिसमें इंटेंशन ही मर्डर करना था। ठीक है, पर ये सब हम अभी नहीं देखेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं कि सारे सेक्शंस जो है, ठीक है, वो किस तरीके से, मतलब कह सकते हैं कि उसको किस तरीके से जो है जेएमएफसी में एक एक करके पूछा जा सकता है। और इससे पिछले साल में भी, इससे पहले भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पनिशमेंट फॉर मर्डर 101, सेक्शन नंबर 101। उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 105, विच इज़ पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड्स। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड हम जानते हैं, अभी देखेंगे बाद में, अभी जब मैं आगे वीडियो को ले जाऊँगा। तीसरा है 106, जो कि हमें बात करता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। रैश ड्राइविंग कर दी, किसी की डेथ कॉज कर दी, ठीक है, तो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस की बात करता है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 109। 109 है अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब हम जानते हैं कि भाई किसी का मर्डर करने का हमारे मन में इंटेंशन था, हमने ट्राई किया, हमने प्रयास किया उसका मर्डर करने का, उसको हम अटेम्प्ट कहते हैं मर्डर करने का। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं उसको। एंड इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 115। कहता है कि अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, मतलब कि कोई भी ऑफेंस करने का जो है वो आप प्रयास करते हो, अटेम्प्ट करते हो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस आ जाते हैं वो है क्राइम अगेंस्ट वुमन। ठीक है, वुमन एंड चिल्ड्रन। तो क्राइम अगेंस्ट वुमन एंड चिल्ड्रंस के अंदर सबसे पहला जो सेक्शन है वो है कि सेक्शन नंबर 63 एंड 64, डेफिनेशन एंड पनिशमेंट फॉर रेप। मतलब कि इसके अंदर डेफिनेशन और पनिशमेंट, 63 के अंदर हमें डेफिनेशंस दी गई है एंड 64 के अंदर हमें पनिशमेंट्स दी गई है, किसके लिए, रेप के लिए। फिर आ जाता है सेक्शन नंबर 69, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग। किसी को आप एम्प्लॉय करते हो, मतलब जॉब देते हो, ठीक है। फिर डिसाइडफुल मीन्स से, ठीक है ना, आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हो। तो इसमें भी लिखा है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मैरिज भी आ गया और एम्प्लॉयमेंट भी आ गया। फिर आ जाता है सेक्शन नंबर 74। कहता है कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट वुमन। वुमन के अगेंस्ट में कोई भी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है ना, कह सकते हैं असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स जो है वो 74 के अंदर आ जाता है। एंड 75 उसके बाद ही है, 75 जो कि हमें बताता है सेक्सुअल हरेसमेंट अगर किया है तो वो भी आ जाता है। अब इन दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शन के बाद सीधा आएंगे सेक्शन नंबर 85 पर। सेक्शन नंबर 85 हमें बताता है कि जो क्रूअलिटी है, क्रूअल्टी किसके द्वारा क्रूअल्टी हो सकती है, भाई वुमन पर हो सकती है ऑब्वियसली क्रूअल्टी, बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव। ठीक है, हस्बैंड कर सकता है क्रूअल्टी, उसके रिलेटिव भी कर सकते हैं। फिर सीधा आ जाएंगे 85 के बाद, सीधा डायरेक्ट आएंगे 137 पर। ठीक है, जो कि हमें बात करता है किडनैपिंग के बारे में। किडनैपिंग जनरली जो है चिल्ड्रंस की होती है, ठीक है, तो किडनैपिंग की बात करता है हमें 137।
फिर आता है थर्ड नंबर का पॉइंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आईपीसी के अंदर। इसका जो पूरा कह सकते हैं कि इसको जहाँ पर रखा गया था उससे उठाकर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है इसकी पोजीशनिंग, मतलब सेक्शन नंबर आपको अलग देखने को मिलेंगे। तो टॉपिक है ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी। अब सबसे पहला इसमें जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 111, जो कि हमें बात बताता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स के बारे में, एक्सटॉर्शन के बारे में एंड सिंडिकेट मेंबरशिप के बारे में। अब इसके बाद जो आता है सीधा ही इसके बाद वाला सेक्शन, सेक्शन नंबर 112, जो कि हमें बात करता है पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स के बारे में। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 113, उसी के बाद का सेक्शन हमें बताता है कि टेररिस्ट एक्ट्स क्या है, कॉन्स्पिरेसी क्या है, ठीक है, एंड हार्बरिंग टेररिस्ट्स क्या है। अब इसके बाद सीधा आ जाएंगे सेक्शन नंबर 152 में। सेक्शन नंबर 152 ऐसे एक्ट्स की बात करता है कि जो एंडेंजर करते हैं किसको, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये हमने पढ़ा था, पता है, प्रीएम्बल जब हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये तीन चीज़ें जो है बाद में ऐड हुई थी, हम भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर इन सारी चीज़ को अगर कुछ ऐसी एक्ट्स हार्म करती है तो उसके बारे में ये सेक्शन नंबर 152 जो है वो बात करता है। फिर आ जाएंगे सीधा फोर्थ नंबर के टॉपिक पर, मतलब कि फोर्थ नंबर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पार्ट 4 कह सकते हो, ठीक है। फ्रॉड, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी फ्रॉड एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। प्रॉपर्टी फ्रॉड एंड पब्लिक ऑर्डर के बारे में इनसे रिलेटेड जो सेक्शंस है अब वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, जेएमएफसी के लिए। अब सेक्शन नंबर 303 से चालू करेंगे, जो कि हमें थेफ्ट के बारे में बात करता है। थेफ्ट क्या है वो जानेंगे सेक्शन नंबर 303 में। उसके बाद जो आता है वो सेक्शन नंबर 316, चीटिंग के बारे में बात करता है बेसिकली। इसके बाद जो है सेक्शन नंबर 318 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। इसके बाद है सेक्शन नंबर 196, प्रमोटिंग एमिनिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप जो होते हैं ना उनके बीच में कुछ झगड़ा करवा देना या फिर कुछ इस तरीके की हरकतें करवा देनी, ये सारी चीज़ें सेक्शन नंबर 196 हमें बताता है। तो अब सबसे पहले हम आ जाएंगे, हमने बात की थी कि बॉडी और उससे रिलेटेड ऑफेंसेस जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें हमने बात की थी मर्डर, पनिशमेंट ऑफ मर्डर के बारे में, जो कि हमें सेक्शन नंबर 101 के अंदर दिया गया था। अब ये हमें क्या बताता है कि भाई ऐसी कोई भी एक्ट जिससे डेथ कॉज हो सकती है एंड हो गई है, ठीक है, एंड हमें पता है कि भाई ये करने से डेथ होगी, ठीक है, इंटेंशन है हमारा, मैंसरिया है एंड डेथ कॉज हो रही है, मतलब डेथ कॉज करने का ही इंटेंशन था, तो उस केस में इसको बोला जाएगा मर्डर। इस केस में कल्पेबल होमिसाइड जो है उसको मर्डर हम बोल देंगे। अब दूसरा पॉइंट जो इसमें दिया है, बी नंबर का पॉइंट, इसमें ये बता रहा है कि भाई ऐसी कोई भी एक्ट आप करते हो, ठीक है, जिससे आपको पता है कि भाई अगर मैं डंडे से जोर से माथे पर मारूंगा, ठीक है, मतलब आपको पता है कि भाई ये एक्ट करने से हो सकता है कि आप ए पर्सन को मार रहे हो, ठीक है, डंडे से और यहाँ पर मार रहे हो जोर से, तो आपको पता है कि देर आर चांसेस कि भाई डेथ हो जाए, तो उस चीज़ को भी, उस जो आपने एक्ट की है उसको भी हम मर्डर बोलेंगे। अब इंटेंशन था बॉडीली इंजरी करने का, सी नंबर का पॉइंट है ये। तो ये बताता है हमें कि बॉडीली इंजरी इस कदर हमें करनी है कि भाई देर आर चांसेस, फुल चांसेस कि भाई ये बंदा जो है वो मर जाए, ठीक है ना, तो उस केस में भी कल्पेबल होमिसाइड को हम मर्डर बोलेंगे। अब जो चौथा नंबर का पॉइंट दिया है ये बहुत ही थोड़ा, इसके अंदर थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, मतलब चीज़ें ज़्यादा है। तो ये हमें बताता है कि भाई ऐसी कोई भी एक्ट आप करते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता है कि भाई, मतलब देखेंगे ना बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें ही ऊपर के पॉइंट से थोड़ी अलग है कि भाई प्रोहिबि प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, ऐसा बोला गया है, 100% चांसेस है कि भाई मैं बर्थडे बम्स मार रहा हूँ, बर्थडे बम्स मारते मारते मैंने कहीं ऐसी जगह पर मार दिया, कहीं ऐसी चीज़ पर, मतलब कह सकते हैं कि ऐसी इंजरी कॉज कर दी सामने वाले को कि भाई वो जो है, मुझे पता था कि अगर मैं करूँगा तो देर आर चांसेस कि भाई ये 100% मर जाएगा, तो इसको भी हम बोलेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। अब कुछ इलस्ट्रेशंस जो है इसके अंदर दिए गए हैं।
ए और जेड का इलस्ट्रेशन दिया गया है। कह रहे हैं कि भाई जेड ने सोचा कि भाई वो ए को हॉर्स स्वाइप कर देगा, ठीक है ना, उसको मार देगा, उसको पीट देगा, जो भी कर देगा, ठीक है। तो अब ए जो है वो बचने का ट्राई कर रहा है, और उसने क्या किया, उसके पास एक पिस्तौल थी, उसने वो बाहर निकाल दी एंड सीधा ही जेड को मार दिया। इस इंटेंशन के साथ नहीं कि भाई उसको जेड को मारना था, बट जब उसने देखा कि भाई जेड उसको मारने आ रहा है, किसी चीज़ से मारने का हार्म करने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है कि उसका मर्डर भी हो जाएगा, उससे बचने के लिए उसने पिस्तौल चला ली और गलती से जेड जो है वो मर गया। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि भाई ए ने जो है उसने मर्डर नहीं किया है, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड हुआ है उससे। अब दूसरा जो इलस्ट्रेशन मतलब एक्सेप्शन जो हम बात करेंगे जिसके बारे में, ठीक है, तो एक एक्सेप्शन हमें ऐसा भी दिया गया है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, हो सकता है पुलिस वाला हो, ठीक है। अब पुलिस वालों के पास तो गन होती है। अब उसने देखा कि भाई टेररिस्ट लोग जो है वो गोलियां चला रहे हैं, ठीक है, आजू बाजू वाले लोग मर रहे हैं। तो अभी उसने क्या किया, उसके पास एक गन थी पुलिस वाले के पास, उसने वो टेररिस्ट को मार दिया, ठीक है। अब ये जो है उसको सरकार ने तो अथॉरिटी दी थी, पावर दी थी, ठीक है। हालांकि सबको मार देना ये पुलिस वाले के उसमें नहीं है, मतलब ऐसे ही नहीं किसी को मार सकता है, कोई रीज़न होना चाहिए, बट उसने देखा भाई टेररिस्ट था और मारना ज़रूरी था, तो उसने गोली चला दी, सामने वाला बंदा मर गया। तो इसको भी मर्डर नहीं बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे हम कल्पेबल होमिसाइड। अब ये तो हमने कल्पेबल होमिसाइड की बात की, जो हमें 102 नंबर के सेक्शन के अंदर दिया गया है, बट 101 के अंदर जो कि मर्डर है, उसके अंदर क्या है, मैंने कल्पेबल होमिसाइड इसलिए पहले थोड़ा सा समझा दिया बिकॉज थोड़ा आइडिया आ जाए कि कल्पेबल होमिसाइड हमेशा मर्डर हो ये ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कल्पेबल होमिसाइड में हमने ए और जेड वाला एग्जांपल देखा था, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है ए और जेड वाला ही, कि भाई जेड ने हॉर्स वाइप करने की कोशिश ही ना की होती, ठीक है, जेड बस वहाँ पर ऐसे ही कुछ कर रहा होता एंड ए ने देखा, ठीक है, ए का मन हुआ कि भाई जेड को जो है मार देते, उसने पिस्तौल निकाली, शूट कर दिया, मार दिया, ख़त्म। तो इस चीज़ को हम कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर बोलेंगे। अब एक दूसरा भी एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई ए और जेड जो है वो फुटबॉल के ग्राउंड में खड़े थे। जेड को कुछ टाइम पहले ही सीवियर इंजरी पैर में हुई थी, वहाँ से बहुत सारा खून निकला था, अभी भी जो है चोट जो है वो अ, ऐसी ही है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुई है। हो सकता है कि अगर वहाँ पर वापस लगेगी तो जेड जो है वो मर जाएगा। ए को ये बात पता थी और उसने ज़ोर से बॉल मारा या फिर कुछ अपना पैर ही मार दिया, और जिससे कि बहुत सारी ब्लीडिंग शुरू हो गई। जेड जो है वो बेचारा मर गया, ठीक है। तो ए ने यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर किया है, ऐसा कहा जाए। अब दो दोस्त ए और जेड, ठीक है, जेड जो है, ठीक है, उसके ऑलरेडी लगी हुई थी, ठीक है, स्वॉर्ड मतलब किसी भी चीज़ से उसको लगी हुई थी, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर कहीं पर, एंड वहाँ पर ऑलरेडी जो है ज़ख्म जो है अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ था। ए के हाथ में भी स्वॉर्ड थी, जेड के हाथ में भी स्वॉर्ड थी। अब इन्हें सोचा कि भाई चलो चलो मस्ती करते हैं, और उस ज़ख्म पर ए ने जो है जेड को मार दिया, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका इंटेंशन डेथ कॉज करने का नहीं था, बट फिर भी मार दिया, एंड जेड जो है वो इंस्टेंटली मर जाता है। तो ऐसे सिनेरियोज़ के अंदर भी अगर आप देखें तो इसको कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर बोलेगी, बिकॉज ए को पता तो था ना कि भाई यहाँ पर जेड को लगी हुई है, एंड यहाँ पर अगर कुछ करने से, कुछ ज़्यादा कर देने से हो सकता है कि जेड मर भी सकता है। तो इसको भी हम कहेंगे कि ए का इंटेंशन भले ही मर्डर करने का नहीं था, बट उसने कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर किया है। अब भाई मिस्टर ए जो है वो बड़े शरारती है, हम जानते हैं, ठीक है। तो अब इनके पास है ना एक फायर कैनन है, तो भाई उन्होंने क्या देखा कि भाई चलो यार इसको यूज़ करते मज़े करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फायर कैनन चला दिया, और वो सामने पब्लिक खड़ी हुई थी वहाँ पर, एक के उस पर गिरा, ठीक है, एंड वो बेचारा बंदा मर गया। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि भले किसी एक का मर्डर करने का इंटेंशन नहीं था, बट ये जानता था कि भाई हो सकता है कि इससे मर्डर कॉज हो जाए, ठीक है, किसी के माथे पर गिरा, किसी के उस पर गिरा, एंड दैट पर्सन जो भी है, कोई भी पर्सन जो वहाँ पर खड़ा था, उसकी डेथ कॉज हो गई। तो यहाँ पर बोला जाएगा कि ए भाई जो है उन्होंने कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर किया है।
अभी मेंस रिया के अंदर भी हमने पढ़ा था, मेंस रिया मतलब कि गिल्टी माइंड हो सकता है, ठीक है। गिल्टी माइंड जो है वो हमेशा नेसेसरी होता है किसी भी ऑफेंस को ऑफेंस बनाने के लिए। अब मान लीजिए कि एक एक्सीडेंट हो गया और यही जो है वो एक्सेप्शन 1 दिया है मर्डर का, ठीक है। एक्सेप्शन 1 की बात कर रहा हूँ तो दो गाड़ियाँ जो है ए और जेड की जो है वो टकरा गई। ए और जेड बाहर निकले। जेड ने कुछ ऐसी बातें ए को बोल दी जिससे कि ए को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया। मतलब कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था, वो जेड को जानता नहीं था, ठीक है। बट दोनों आपस में भिड़े। जेड ने भी कुछ निकाला, ए ने भी कुछ डंडा जैसा निकाला और इंस्टेंटली मार दिया जेड को। जेड बेचारा वहीं पर ही मर गया। अब ऐसे केसेस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इसको भी हम कहेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड तो है पर मर्डर नहीं है। मेंसरिया जो था ये यहाँ पर एब्सेंट है। जो गिल्टी माइंड है, जो इंटेंशन था मर्डर करने का, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। गाड़ी ठुकी, एक दूसरे को गाली गलौज की, प्रोवोक कर दिया जेड ने, तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती है वो हमें बताती है कि भाई यहाँ पर सडन प्रोवोकेशन था पर गिल्टी माइंड नहीं था ए का। जेड द्वारा सडनली प्रोवोक कर दिया गया ए को, ठीक है। बट गिल्टी माइंड जो है ए का नहीं था। उसको जेड का मर्डर नहीं करना था, उसको कोई पड़ी नहीं थी। उसने खाली जेड ने भड़काया, ए भड़का, उसने मार दिया, गलती से मर्डर हो गया। एक्सेप्शंस के भी एक्सेप्शंस हैं। अभी हम आजकल देखते हैं कि भाई रोड रेज बहुत हो रहा है। तो मान लीजिए कि कोई पर्सन ऐसे बाहर निकला और उसने ऐसा बोला हो कि भाई मेरी गाड़ी पर तो तूने डेंट वो कर दिया, डेंट लगा दिया या फिर कुछ उसको नुकसान पहुंचा दिया, चल इसका खर्चा निकाल। अगर ऐसा बोल रहा है एंड आप उसको मार देते हो तो ये कोई आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि भाई उसने मेरे को प्रोवोक किया, उसने तो बस अपनी बात कही। तो ऐसी जगहों पर ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आप जो है वो और उसको मारने के बाद ये बहाना, ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो कि भाई मेरे से तो कल्पेबल होमिसाइड हुआ है, मर्डर नहीं हुआ है एंड मुझे सडनली प्रोवोक किया गया था, जो कि नहीं किया गया था। उससे तो जस्ट उसकी जो गाड़ी का जो नुकसान हुआ था उसकी रिपेयरिंग की जो कॉस्ट है वो मांगी गई थी। अब मान लीजिए कि कोई पुलिस वाला जो हवलदार है वो आपके घर पर आते हैं, वारंट लेकर आते हैं, ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको ले जाना पड़ेगा, आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, और आप गुस्से में प्रोवोक हो जाते हो और उसको मार देते हो, तो ये कोई रीज़न नहीं बनता। हुँ, तो ये कोई रीज़न नहीं बनता कि भई आप बोल दो कि भई वो पुलिस वाला आया मुझे अरेस्ट करने, वारंट मेरे नाम का लेके आया था और मुझे वो अरेस्ट करने की बात बोल रहा था, मैं प्रोवोक हो गया और मैंने उसको मार दिया, तो ये कल्पेबल होमिसाइड है। नहीं जी, ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं, मर्डर है। अब दूसरा एक एग्ज़ाम्पल है, ये थोड़ा-सा उल्टा एग्ज़ाम्पल है कि भई आप ही किसी को मारने गए, ठीक है? आपका इंटेंशन था उसको मारना, वो तो बेचारा सेल्फ डिफेंस कर रहा था और सेल्फ डिफेंस में उसने बंदूक निकाली तो आपने खींच के डंडा मार दिया, वो वहाँ पर ही मर गया। तो आप यहाँ पर ये बहाना नहीं दिखा सकते कि भाई मैंने तो उसे प्राइवेट डिफेंस में मारा, बिकॉज़ प्राइवेट डिफेंस तो भाई वो कर रहा था। वो आपसे खुद को बचा रहा था और आपने उसी को मार दिया। तो ये भी कोई बहाना नहीं है कि भई आप बोल सके भई कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं है, ये मर्डर ही है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता था हमारा सेक्शन नंबर 105, जो कि हमें बताता था कि पनिशमेंट क्या है कल्पेबल होमिसाइड की। जो मर्डर को अमाउंट नहीं, मतलब मर्डर के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी कल्पेबल होमिसाइड हुई है भाई, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या तो फिर जो मिनिमम है 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। 5 साल से नीचे तक नहीं हो सकती, बट 10 साल तक हो सकती है। तो इसकी बात कर रहा है। तो ये जो कम सज़ा है ना, आप सोचेंगे कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी सज़ा है, 5 साल से कम नहीं हो सकती बट 5 साल हो सकती है या फिर 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, इसका क्या मीनिंग है? तो मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, अगर नेग्लिजेंस है, गलती से कल्पेबल होमिसाइड कमिट हो गया है, ठीक है, तो उसकी अलग सज़ा होगी। या फिर कुछ इंटेंशन ऐसा था कि हैवी बॉडीली इंजरी करनी है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उससे उसकी जो है वो थोड़ी ज़्यादा सज़ा होगी। या फिर बहुत ही ज़्यादा हैवी बॉडीली इंजरी कमिट कर दी है एंड पता था कि हो सकता है कि देयर आर चांसेस कि मर्डर हो जाए, मर्डर करना नहीं था, इंटेंशन नहीं था मर्डर करने का, बट हाँ ऐसा पता था, तो इसको भी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में गिन लेंगे। बट इसकी जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। तो नेग्लिजेंट एक्ट में भी ऐसा है कि 5 साल तक की सज़ा है एंड 10 साल तक की भी सज़ा है।
अब इसमें भी ऐसा है कि नेग्लिजेंट एक्ट जो है, जिससे डेथ तो कॉज हुई, बट उसको हम कल्पेबल होमिसाइड नहीं बोलेंगे भाई। थोड़ी सी रैश ड्राइविंग कर दी, ठीक है, दारू पीकर शराब पीकर नहीं चलाया, गलती से इमरजेंसी थी, रैश ड्राइविंग हो गई, पता था कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो किसी की जान जा सकती है, ठीक है, बट हो सकता है कि कुछ इमरजेंसी भी थी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भाई सज़ा तो होगी, ठीक है, तो उस केस में 5 साल तक की सज़ा होती है, ठीक है। पर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई नेसेसिटी थी, भगाना पड़ा, ठीक है, और पता था कि डेथ कॉज हो जाएगी, गलती से हो भी गई, बट नेग्लिजेंट ड्राइविंग थी, ठीक है, पर शराब वगैरह नहीं पिया होता। अब शराब वगैरह पी रखा होगा, ठीक है, तो ये तो एक बड़ा ऑफेंस हो गया, वो खुद ही इलीगल चीज़ है ड्रिंक एंड ड्राइव करना, ठीक है। तो अ, वैसा आपने किया एंड आपने फिर एक्सीडेंट करके किसी को मार दिया एंड वहाँ से फ़रार हो गए, पुलिस वालों को बताया भी नहीं, रिपोर्ट भी नहीं किया, तो ये एक बड़ी सज़ा हो जाती है। इसके अंदर 10 साल तक की पनिशमेंट जो है वो जो है जज साहब आपको दे सकते हैं एंड साथ ही साथ फ़ाइन भरने का भी आपको बोल सकते हैं। अब सीधा सेक्शन नंबर 109 पे आ जाएंगे, जो कि हमें अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करता है। तो कहती है ये एक्ट, ये सेक्शन हमें बताती है कि भाई कोई भी ऐसा बंदा है जिसने कोई भी एक्ट की विद सच इंटेंशन, ठीक है ना, या तो फिर नॉलेज, या तो फिर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसे सरकमस्टेंसेस के अंदर एंड जानते बूझते हुए वो ऐसी कोई भी एक्ट कर देता है, ठीक है, जिससे उसको पता है कि भाई अगर ये वो बंदा ऐसी एक्ट करेगा तो इससे किसी की जान चली जाएगी और उसको मर्डर के जुर्म में जो है पनिश किया जाएगा, और वो फिर भी ऐसी एक्ट करता है, तो इस केस में उसको ऐसी पनिशमेंट दी जाएगी जिसको हम 10 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं एंड उस पर फाइन भी जो है वो लगा सकते हैं। अब उस पर्सन ने जिसने ये चीज़ की है उससे किसी को हर्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो इस केस में ऐसा बोला गया है कि भाई उस ऑफेंडर को ही इज़ लायबल टू इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ, मतलब पूरी ज़िंदगी का कारावास हो सकता है। अ, अब ऐसा कोई भी पर्सन जिसको ऑलरेडी पनिशमेंट मिली हुई है एंड वो वापस से ऐसा ही कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको आजीवन कारावास तो है ही, ठीक है, साथ ही साथ हो सकता है कि उसको डेथ पेनल्टी मिल जाए, ठीक है, और उस पर्सन की नेचुरल लाइफ, मतलब कि जो जब तक वो जी रहा है तब तक का कारावास की सज़ा भी उसे हो सकती है। अब जो हमने पिछले एग्जांपल्स की बात की थी जब हम 101 पढ़ रहे थे पनिशमेंट ऑफ मर्डर, ठीक है, उस टाइम हमने ए और जेड वाले जो जो एग्जांपल्स की बात की थी वही है इसके अंदर, बस एक नया जो है एक एग्जांपल भी ऐड हुआ है। वो बोलता है कि भाई इफ़ ए ने जेड की मृत्यु की, मतलब मर्डर की इच्छा से कोई एक वेपन परचेस किया, गन परचेस की एंड उससे शूट कर दिया, ठीक है, जेड को लगी नहीं लगी, अटेम्प्ट तो किया ना, तो वो भी इस सेक्शन के अंदर फॉल होगा। अब इसमें लास्ट सेक्शन जो आता है वो है सेक्शन नंबर 115, जो कि हमें बात करता है वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट के बारे में। अब कोई भी व्यक्ति, ये जो सेक्शन है हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसी कोई भी एक्ट करता है जिससे कि उसको पता है कि भाई सामने वाले व्यक्ति को जो है हार्म होगा। मैंने सोच लिया कि भाई मैं ऐसी कोई भी हरकत करूँगा, मैं एक बैट उठा के मार ही देता हूँ, चलो यार सामने वाले को, तो उसको हम कहेंगे कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, ठीक है ना, मैं वॉलंटरी हर्ट कॉज कर रहा हूँ किसको, सामने वाले पर्सन को। अब मारने की इच्छा तो थी, ठीक है, बट मुझे पता था कि हो सकता है कि भाई इसको लग जाए, बहुत ज़्यादा खून वून निकल जाए, तो इसको हम कहेंगे ग्रीवियस हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट एंड ऐसी कोई भी एक्ट को हम कहेंगे वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू द पर्सन। हर्ट के अंदर और प्रीवियस हर्ट के अंदर ये फ़र्क होता है कि भाई हर्ट जो है, ठीक है, उसके अंदर लगती तो है बट खून वून नहीं निकलता, फ्रैक्चर वगैरह नहीं होता, बैट उठा के मारा, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, खून निकल गया, तो ये सारा कुछ आता है ग्रीवियस हर्ट के अंदर, जो कि इसके बाद का सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर खाली नॉर्मल हर्ट, एक चाटा मार दिया, लग गया, थोड़ा सूज गया, ठीक है, खून नहीं निकला, तो ये सब आता है वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट के अंदर। अब इसके अंदर पनिशमेंट भी दे रखी है भाई, 1 साल तक की पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन नंबर 115 वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट, ये जो सेक्शन है इसके अंडर में, ठीक है, और
खाली 1 साल की पनिशमेंट नहीं, साथ ही साथ 10,000 रुपये तक का फ़ाइन भी हो सकता है। एंड दोनों भी जज दे सकते हैं, मतलब कि दोनों चीज़ें, 1 साल तक की सज़ा भी दे दी और 10,000 तक का फ़ाइन भी दे दिया, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वांटिटी ऑफ ऑफेंस। मतलब कि कितनी इंजरी हुई है सामने वाले पर्सन को, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि ये एक पूरा जो है पार्ट ए कह सकते हैं कि जो बॉडीली इंजरी, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे उसको कवर कर दिया है। इसके बाद जो है हम वुमेन के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रिलेटेड हम बात करेंगे, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सारे जो ऑफेंस जो हमने सेक्शंस पढ़े थे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो।